हेलो दोस्तों, सर्वप्रथम एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे मेरे सभी साथियों को शुभकामनाएं। और एमपीपीएससी परीक्षा के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, खास करके जो पहली बार एमपीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं। राज्य प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए एमपीपीएससी परीक्षा में 3 चरण होते हैं, आप सभी को ये पता होगा। जिसमें पहला चरण होता है प्री, और दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। तो फिलहाल हम यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा पर अपनी बात कहेंगे, जिसमें यहाँ पर बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं, जिससे ही आपका कट ऑफ निर्धारित होता है, जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है। इसमें 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। तो हम यहाँ पर पहली बात कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर इस वीडियो में आज क्या समझेंगे, हम पूरे सिलेबस को समझेंगे, और सिलेबस में अभी पिछले 10 से 20 सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जिसके बाद में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या पढ़ना है, तो वो यहाँ जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एमपीपीएससी की रणनीति में सबसे पहले आप ये 5 बातें का हमेशा ध्यान रखोगे। तो इसमें सबसे पहला है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, आपको कम से कम 3 से 4 बार इसे पढ़ लेना है, खास करके जो प्रथम बार अभी यहाँ एमपीपीएससी दे रहे हैं। जिसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण, यानी हमारे लिए पुराने प्रश्न पत्र देख लेना एक बार बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें जो परीक्षा है उसका पैटर्न समझ में आता है। चाहे अभी भले ही सिलेबस चेंज हो चुका है, बाकी हमें पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक अभी भी सेम है, और जो नए टॉपिक जुड़े हैं तो उसका भी हम यहाँ पर देख लेंगे। और तीसरी बात आती है दोस्तों समय प्रबंधन। तो आपको समय प्रबंधन पर भी ध्यान देना है, आपको समय पर कार्य करने की आदत या क्षमता विकसित करना ही होगा। चौथी बात होती है दोस्तों स्मार्ट रणनीति और स्मार्ट वर्क, यानी आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना है तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। जिसके बाद में लास्ट है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कंठस्थ करे, यानी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो व्यक्ति जितने ज़्यादा फैक्ट रट पाएगा तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। यानी रटना भी है, समझना भी है, बाकी कुछ कुछ चीज़ें होती है वो समझने के लिए ही होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में। दोस्तों, हम यहाँ पर सिलेबस को हमने 2 भागों में बांट लिया है। देखिए, यहाँ पर 2 भागों में क्यों बांटा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट ऐड किए, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐड किए। अब इन दोनों में हम अंतर समझेंगे कि ये क्या होते हैं, कम समय में तैयार हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि एमपीजीके, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आयोग, पर्यावरण, खेलकूद, करंट अफेयर और विविध, तो ये जितने भी टॉपिक है ये कम समय में तैयार हो जाएंगे और इनसे अधिक अंक आएंगे। कम से कम आपके 60 से 70% तक के प्रश्न इन्हीं टॉपिक से यहाँ पर आपके बन जाएंगे। अब वो क्यों बन जाएंगे, आप सोचोगे कि नया सिलेबस चेंज हो चुका है, मुझे कैसे पता कि इनसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आएंगे। दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि अभी आप एमपीजीके देखोगे तो एमपीजीके को 3 यूनिट में ऐड किया गया है, यानी एमपी का इतिहास, एमपी का भूगोल और एमपी की राज्य व्यवस्था। तो यहाँ पर 3 भागों में इसे ऐड किया गया है। अगर हम 10-10 प्रश्न भी इसके मानकर चले तो इसके यहाँ पर एमपी जीके के ही 30 प्रश्न हो जाते हैं, और इनके आप 10-10 प्रश्न मान के चलो तो 10 इसके 40, 50, 60, 70, 80, यानी हम यहाँ पर जब भी 60 का ही एवरेज लेकर चल रहे हैं तो 60 प्रश्न इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। अब दोस्तों, इनकी जो खास बात है, देखिए आयोग के आपके हर आयोग यहाँ पर 2-2 पेज में कंप्लीट हो जाएंगे। आपके 12 आयोग हैं, यानी आपके 24 पेज में पूरे आयोग कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ इसमें पता भी है। बाकी हमें क्या पढ़ना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब देखिए, यहाँ खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है खेलकूद, है ना। तो इसमें जो खेल प्रेमी है तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, करंट अफेयर से हमें हमेशा ही जुड़े रहना है, क्योंकि हम एक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बनने जा रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं जो दूसरा पार्ट है हमारा, ये लेते हैं ज़्यादा समय और इनमें कम अंक, यानी इनसे कम प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो आपके यहाँ से 30 से 40 प्रश्न इन सब्जेक्ट से बनेंगे। तो ये सब्जेक्ट कौन से हैं, इतिहास, भूगोल। तो भूगोल में आपका आ गया भारत प्लस विश्व। आप यहाँ इतिहास में एक बात का ध्यान रखोगे, यहाँ पर विश्व इतिहास नहीं पूछा जा रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं संविधान, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान। तो आप ये सिलेबस को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम करना है। अब दोस्तों, इनमें पढ़ना क्या है, तो ये मैं आपको कम से कम 10 से 20 सालों के प्रश्न पत्र का अवलोकन करके मैं यहाँ पर बताऊँगा कि अभी तक क्या क्या पूछा जा रहा है, तो कौन कौन से विशेष फोकस एरिया है वहाँ पर हमें नज़र बनाए रखना है। दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2020 में नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं। देखिए, नए टॉपिक से भी प्रश्न यहाँ पर बनेंगे ही, और तो नए टॉपिक हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से ऐड हुए हैं।
दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न आयोग। आप सभी को पता है यहाँ पर 12 आयोग ऐड किए गए हैं और उन आयोग में क्या पढ़ना है वो भी हम यहाँ पर आपको वीडियो में बताएंगे। तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको बार बार स्ट्रेटजी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ मैंने बहुत ही शानदार रणनीति तैयार की है। यहाँ जो मैंने तैयार किया है वो पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करके यहाँ पर तैयार किया है। तो यहाँ पर एक टॉपिक है दोस्तों रोबोटिक्स, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद तकनीक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जनजाति व्यक्ति और मध्य प्रदेश प्रमुख राजवंश, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक है स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये इतने टॉपिक यहाँ पर अभी नए ऐड किए गए हैं जो यहाँ पर जो पिछले जो सिलेबस थे उसमें यहाँ पर मेंशन नहीं थे। तो आप इन टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। इन्हें विशेष तौर पर तैयार हमें करना है। दोस्तों बात करते हैं फोकस क्षेत्र जहां से अभी तक हर बार प्रश्न बने हैं। देखिए एमपीजीके के लिए मैंने एक बुक लिस्ट का वीडियो बना दिया है, तो वहां पर आप देख सकते हो, बुक लिस्ट भी आप देख सकते हो। तो किस प्रकार से आपको तैयारी करना है तो वो वहां से आपको पता चल जाएंगे, है ना। और आप अपने इच्छा अनुसार भी कोई दूसरी बुक भी ले सकते हैं। बाकी मैंने जिस प्रकार से बुक बताई वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एमपीजीके। अब इसमें विशेष फोकस कहां पर रखना है जहां से हर बार प्रश्न आते हैं। यानी आप देखोगे 2013 में भी सिलेबस चेंज हुआ था, बाकी 2013 के पहले के प्रश्न आप देखोगे तो वहां पर भी इन क्षेत्रों से प्रश्न बन रहे थे और 2014 के बाद भी बन रहे थे। तो अभी भी यहां से प्रश्न बनेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, आपको मध्य प्रदेश का गठन नहीं पढ़ना है, गठन से प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इस वीडियो में आपको यही बता रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। देखिए ज्यादा पढ़ना सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि सही और परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ना यहाँ पर सफलता की गारंटी है। तो आपको सिर्फ जो जो आते हैं, और अगर कोई चीज छूट भी जाती है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। बाकी हमें विशेष टॉपिक तैयार कर लेना है। देखिए भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, नदियां, सिंचाई परियोजना, पर्यटन, मेले, त्योहार, जनजाति, लोक कलाएं, खेलकूद, मिट्टी, जलवायु, प्रमुख व्यक्तित्व, खनिज, योजना, और देखिए ओल्ड और नई, यानी जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है अधिकतर वही योजना यहाँ पर पूछी जाती है, और एक किसान से। तो ये तीन आप ध्यान रखोगे, महिला, बच्चे और किसान। इसके बाद में जनगणना और पंचायती राज, क्योंकि मध्य प्रदेश पंचायती राज गठन करने वाला पहला राज्य है 73वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों बात कर लेते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या पढ़ना है। देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सारे ही टॉपिक आ जाते हैं। तो हमें भी जब भी विशेष फोकस करके देखिए यहाँ पर इंटरनेट के बारे में, सर्च इंजन, ब्राउजर, वायरस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सोशल नेटवर्किंग साइट, कंप्यूटर भाषा। आप 2019 का पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे भी क्वेश्चन बने हैं। और दोस्तों जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स, तो इनके क्या करना है आपको, देखिए जैसे कि आप एक जो बुक है, आप एक बुक ले लोगे, यानी इनके लिए जो बुक आती है वो ले सकते हैं। देखिए इनके लिए एक मैंने उसमें शायद बुक बताना भूल गया था, इनके लिए आप संचार और प्रौद्योगिकी के लिए एक बहुत ही शानदार बुक आई है तक्षशिला पब्लिकेशन की, तो वो आप ले सकते हो। और आयोग के लिए भी तक्षशिला पब्लिकेशन की यहाँ पर बुक ले सकते हैं। तो आपको ये वाले चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखना है, इनसे हर बार प्रश्न यहाँ पर बने हैं। तो आप सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में यहाँ पर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों पर्यावरण। देखिए पर्यावरण में क्या है, हमें यहाँ पर विशेष फोकस कहाँ रखना है, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण सम्मेलन और अम्लीय वर्षा, गैसें, जैव विविधता। अभी देखिए प्रदूषण भी इसमें जोड़ा गया है, प्रदूषण और आपदा का टॉपिक भी इसमें ऐड कर दिया गया है, जो कि 2019 में यहाँ पर मेंस का टॉपिक था। तो यहाँ पर आपदा के भी टॉपिक यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो आपको ये टॉपिक पे विशेष फोकस रखना है। अब इनको कैसे तैयार करना है, इनके बारे में आप पर्यावरण नाम से एक पेज बनाओगे। पेज में जितने भी आपको ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित फैक्ट मिल रहे हैं तो वो सारे फैक्ट आप वहाँ लिख लोगे, और जो फैक्ट आपको आते हैं वो आप नहीं लिखोगे। जिसके बाद में अभी जितने भी पिछले वर्ष में जितने भी पर्यावरण के सम्मेलन हुए हैं तो उन सम्मेलन की लिस्ट बनाओगे, उसमें कौन अध्यक्ष था, भारत से कौन गया था, उसकी थीम क्या थी। इसके बाद बस इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अम्लीय वर्षा और जो प्रमुख गैसें हैं, है ना, रेडान और इस प्रकार की जो गैसें हैं, अक्रिय गैसें, तो उनके भी आप यहाँ पर बना सकते हो। देखिए जैव विविधता में क्या करना है आपको, जैव विविधता में आपको ये भी जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है वो भी आपको तैयार करना है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य यहाँ भारत के भी आ जाएंगे,
और यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी आ जाएंगे। और जो भारत के जो 4 या 5 होस्ट पोर्ट है तो उन्हें भी आपको तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसमें तैयार करना है पर्यावरण में। जिसके बाद में बात करते हैं दोस्तों खेलकूद। खेलकूद में देखिए हर बार जो प्रश्न बने हैं अभी तक, है ना, अभी तक देखा जाए तो खेलकूद में देखिए अब यहाँ पर ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ सिलेबस में इतना लिखा है। सिलेबस में खेलकूद के बारे में सिर्फ पुरस्कार, सम्मान और खेल संस्थाएं, सिर्फ इतना ही दिया है और प्रतियोगिता। बाकी आपको ये भी तैयार करना है, यहाँ पर उतने से ही आपका काम नहीं होगा। यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या, शब्दावली, स्टेडियम, खेल परिसर, प्रमुख खिलाड़ी, है ना, जो मध्य प्रदेश के कोई खिलाड़ी रहे तो उनको भी विशेष तौर पर तैयार करना है। जिसके बाद में खेल प्रतियोगिता, खेल संस्था, पुरस्कार। अब जो खेल प्रतियोगिता और संस्था और पुरस्कार, ये तीनों चीज आपको भारत और मध्य प्रदेश दोनों के संदर्भ में आपको यहाँ पर तैयार करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों विभिन्न आयोग। देखिए आयोग में क्या है, आयोग में जो हमारे इसमें जो आयोग ऐड किए गए हैं तो उनका एमपीपीएससी आयोग का पूछने का क्या मतलब यहाँ पर उद्देश्य होगा, तो उनका यही उद्देश्य है कि देखिए जैसे कि उनके क्या प्रावधान है, वो प्रावधान आपको पता होना चाहिए। तो आपको जो आयोग है उसमें क्या तैयार करना है दोस्तों, सभी का आपको गठन की तारीख बिल्कुल डेट सहित आपको पता होना चाहिए गठन, या फिर उसमें बीच में कभी कहीं संशोधन हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद अध्यक्ष और सदस्य उसके कौन कौन है, कौन बन सकते हैं, कितने कार्यकाल के लिए बनते हैं, उनका वेतनमान क्या है, तो इसमें सब आ जाते हैं। जिसके बाद में आप यहाँ पर कुछ कुछ परिभाषाएं, किसी किसी वर्ड की परिभाषा दी होती है तो उन्हें भी आप तैयार करोगे। फिर उद्देश्य, कार्य और प्रावधान, यानी उस आयोग के क्या क्या प्रावधान है वो आप यहाँ पर तैयार करोगे। दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर को यहाँ पर छोटा सा मेंशन किया हुआ है कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण घटनाएं, सिर्फ इतना ही लिखा है। बाकी आप करंट में देखिए इन टॉपिक पर भी ध्यान दोगे क्योंकि इनसे ही हर बार प्रश्न बने हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रमुख घटनाएं, चर्चित स्थल, व्यक्ति, नियुक्ति, निधन, सूचकांक, सम्मेलन और विदेश दौरे, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी के भी दौरे होते हैं और कोई समझौता होता है तो उस पर भी आपको विशेष फोकस बनाए रखना। और जो महत्वपूर्ण योजनाएं, जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 2019 का ही पेपर देखोगे तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछा गया था। तो इस प्रकार के यहाँ पर करंट अफेयर से टॉपिक आते हैं तो आपके ये घटना चक्र से पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में आपको रेलवे स्पीडी ले लेना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। ज़्यादा करंट के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 10 से 12 ही क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों विविध के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया लुसेंट विविध और घटना चक्र फैक्ट, यानी जो घटना चक्र जो मंथली मैगजीन आती है प्रतियोगिता घटना चक्र के नाम से, उसमें लास्ट में ढेर सारे फैक्ट दिए रहते हैं तो वो भी आपको पढ़ते रहना है। तो आप लुसेंट का विविध तैयार कर लीजिए। आपको पूरा ही लुसेंट का विविध जितना भी दिया है वो आपको पूरा तैयार कर लेना है, एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अब जो हमारे जो हार्ड वाले टॉपिक है, यानी जो बड़े बड़े हैं, जो लेंदी सब्जेक्ट है, जिन्हें तैयार करने में काफ़ी हमारा टाइम जाता है, तो इसलिए इन्हें मैंने अलग रखा है। और आपको मैं एक टाइम टेबल भी बना के दूंगा, उसे आप फॉलो कर सकते हो। आप खुद के हिसाब से भी टाइम टेबल बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो हमें ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता से हर बार क्वेश्चन आते हैं, वैदिक काल से, धर्म से, मौर्य से और दिल्ली सल्तनत, मुगल। देखिए मुगल में उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, राजा टोडरमल के जो दहसाला बंदोबस्त है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम में आपके सब आ जाते हैं, महात्मा गांधी, लाल बाल पाल, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी आ जाते हैं। और भी इनके पहले जो विद्रोह हुए थे, जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, जैसे खासी विद्रोह और भी हुए थे, मुंडा विद्रोह, इस प्रकार के विद्रोह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें कोई किसने प्रमुख भूमिका निभाई है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखो कि जो इतिहास में जो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है उसके कभी सन नहीं पूछे जाते हैं, और जो चीज़ महत्वपूर्ण है उसके सन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कि सती प्रथा का सन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये सती प्रथा का सन पूछ लिए जाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के, ठीक है, ये तो यहाँ संविधान में आ जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण सन होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं इतिहास में, तो वो महत्वपूर्ण सन ही आपको याद रखना है जहाँ पर इतिहास ने एक लंबा मोड़ लिया हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं आंदोलन, जो विशेष आंदोलन हुए हैं, है ना। धार्मिक सुधार, अभी हमारे टॉपिक में बिल्कुल मेंशन करके दिया है कि धार्मिक सुधार आंदोलन, तो जिसमें राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आंदोलन, प्रमुख आंदोलन यहाँ पर तैयार करने हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर लुसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल में विश्व प्लस भारत, तो आपको ज़्यादा फोकस जो रखना है वो यहाँ पर रखना है भारत भूगोल पर, क्योंकि विश्व भूगोल यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है, आप देखोगे सिलेबस में, और जबकि भारत भूगोल को अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि भारत भूगोल में विशेष फोकस वाले जो एरिया है,
तो विशेष फोकस वाले एरिया आप यहाँ पर देख लोगे, पुराने क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो विश्व भूगोल है, इसकी सिर्फ सामान्य जानकारी ही आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, जैसे महाद्वीप, महासागर, नदियाँ, पर्वत, प्रमुख देश। तो इन टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको जो विश्व भूगोल है ये फैक्ट वाइज पढ़ लेना है। यहाँ पर इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ज़्यादा टाइम आपको भारत भूगोल और एमपी का भूगोल पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं संविधान की। देखिए संविधान का तो यहाँ पर बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जब भी मैंने यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट आपको बता दिए, इन्हें आपको विशेष तौर पर तैयार करना है, यानी इन्हें आप तैयार नहीं करोगे तो ये समझिए कि आपकी तैयारी यहाँ पर अधूरी है। संपूर्ण एक्ट है, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1935 तक के, है ना, 1935 तक के अधिनियम आए हैं, तो उन्हें आपके एक एक फैक्ट आपको यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। और जितने भी गवर्नर जनरल हमारे बने हैं, तो जिसमें जो लॉर्ड डलहौजी हुआ और विलियम बेंटिंग हुए, तो इन्होंने क्या क्या सुधार किए हैं तो वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद में संविधान सभा कैसे गठन हुआ, संविधान सभा ने प्रारूप कब तैयार किया, कब अपनाया, प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे, कितनी समितियां थी, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और मौलिक अधिकार के भी आपको सारे मौलिक अधिकार बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पता होने चाहिए। हमारे 6 मौलिक अधिकार है, कौन से अनुच्छेद के तहत कौन सा अधिकार आता है। उसके बाद में कर्तव्य, आप लास्ट पिछले साल का ही क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर किसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, कर्तव्य से बनेंगे। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, न्यायालय और जो प्रमुख अनुच्छेद है, प्रमुख भाग और प्रमुख संशोधन, अभी 104 तक संशोधन हो चुके हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ बात करते हैं संसद। तो संसद में आपके क्या आ जाते हैं, संसद में आपके एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों आ जाते हैं। तो ये सब आपको तैयार करना है। दोस्तों अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था में देखिए सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था के जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पर करंट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा बेसिक भी पता होना चाहिए, यानी जो आपकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो अर्थव्यवस्था की टर्मिनोलॉजी, जैसे मुद्रा स्फीति हुआ और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो वो आप यहाँ पर देख लोगे, लुसेंट में अच्छे तरीके से दी हैं लास्ट में। और यहाँ पर आर्थिक परिदृश्य, जो भी आपके 2020 और 19 का जो आर्थिक परिदृश्य होता है, जिसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखना है। जीडीपी, एनएनपी, ये इस प्रकार के भी आपको इनकी परिभाषा है और कैसे निकालते हैं ये भी देख लेना है। और अभी भारत का वर्तमान में कितना जीडीपी है, एक साल पहले कितना था, कितना किस में खर्च किया है, तो वो यहाँ पर आपको देख लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद में यहाँ पर बजट की बात करते हैं। जो हमारे नए बजट आते हैं तो उन पर भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की रैंकिंग, यानी कोई भी, जैसे कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट आई या फिर विश्व बैंक की कोई रिपोर्ट आई या फिर नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है, तो उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो इसी प्रकार आपको मध्य प्रदेश का भी तैयार करना है कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र को बहुत ही हाईलाइट करके दिया है, जिसमें वित्तीय संस्थाएं यहाँ पर बताए गए हैं कि वित्तीय संस्थाओं से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों वित्तीय संस्थाएं में देखिए जैसे कि रिजर्व बैंक हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई और गैर बैंकिंग वित्तीय प्रणाली, तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर सामान्य विज्ञान। अब हम इसे सामान्य विज्ञान न कहकर इसे विज्ञान प्लस टेक्नोलॉजी या तकनीकी कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे तो सिलेबस में विज्ञान के साथ टेक्नोलॉजी भी ऐड किया गया है, यानी आपके यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी के भी क्वेश्चन अब आएंगे। अब दोस्तों पहली ही लाइन लिखी है मौलिक सिद्धांत, यानी विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। देखिए विज्ञान के मौलिक सिद्धांत वही है, इसमें आपको पूरा जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ना है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण, जैसे कोशिका सिद्धांत हुआ, मात्रक हुए, जैसे CGS पद्धति आई थी, MKS पद्धति आई थी, SI पद्धति भौतिक में आई थी। तो इस प्रकार के मौलिक सिद्धांत यहाँ पर पूछे जाते हैं और इनमें भी अभी तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपको तैयार करना है। जैसे सामान्य जानकारी, खोज, आविष्कार, कोशिका, बीमारी, मात्रक, प्रकाश, ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण, रसायन विज्ञान की सामान्य समझ, यानी रसायन विज्ञान की सामान्य समझ ही आपसे उपेक्षित की जाती है। और इसके लिए मैं आपको एक बुक भी बता देता हूँ। देखिए आपके जो भी, अगर किसी के पास रेलवे स्पीडी होगी, जैसे सामान्य अध्ययन की एक रेलवे स्पीडी आती है और एक सामान्य विज्ञान की आती है, जिसमें पूरे फैक्ट वाइज दिए होते हैं। यदि पॉसिबल हो तो आप वो भी ले सकते हो, उससे भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि उससे डायरेक्ट फैक्ट पढ़ने से हमें बहुत जल्दी याद होते हैं। तो आप कर सकते हो रेलवे स्पीडी से भी। दोस्तों यहाँ पर मैंने, अब देखिए मैं आपको एक विशेष यहाँ पर बात बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कोटेशन लिखे हैं कि जान लगा दो मत जाने दो, ठीक है।
उसके बाद में कि अब समय बर्बाद करने के लिए भी समय नहीं है। यानी आप ये सोचकर चलिए कि अब समय बर्बाद करने के लिए भी समय नहीं है, और ऐसे चांसेस बहुत कम लोगों को मिलते हैं। आप सोचोगे कि मैं 1 साल पूरे अच्छे से पढ़ के फिर एग्ज़ाम दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जब टाइम मिले बस मतलब हमेशा तैयार रहो, एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहो। और जो कट ऑफ ज़्यादा कम जाता है तो हमेशा 5 नंबर ऊपर लेकर ही चलो, और अपना टारगेट हमेशा 75 प्लस रखो। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जो बहुत सारी मिस्टेक हम लोग करते हैं, और जो मैंने भी कुछ मिस्टेक की है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए जो हम करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों कि सबसे ज़रूरी से खुद पर भरोसा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर क्या होता है एमपीपीएससी पास करने के लिए, कि खुद पर भरोसा। दूसरी बात, आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको जरा सा भी भय नहीं या डर नहीं होना चाहिए कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, और आप नहीं कर सकते हमेशा अपनी ऐसी सोच रखिए कि आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद में समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। यदि देखिए आप में अगर समय पर कार्य पूरा करने की क्षमता नहीं है तो आपके लिए यहाँ परीक्षा नहीं है, सीधी सी बात है। तो आपको समय पे हर कार्य करना होगा, आप अपना निश्चित टाइम टेबल बनाना होगा। और जो व्यक्ति जॉब करते हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, आराम से आपके 2 से 3 घंटे आप निकाल कर इन्हें पढ़ सकते हो। और आपको करना क्या है, प्री में अधिकतर आपको फेंकते ही पढ़ना है। उसके बाद में देखिए टाइम टेबल बनाकर चैप्टर को पूरा करने की आदत डालें। यानी टाइम टेबल बनाकर, जैसे कि आपने बनाया कि आज मुझे इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता आज कंप्लीट करना है, तो आपको चाहे रात को 12 ही क्यों ना बज जाए, आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़कर ख़त्म करना है। और देखिए यहाँ पर एक विशेष बात का और ध्यान रखोगे आप कि एक विषय की 10 किताबों को नहीं, बल्कि एक किताब को 10 बार पढ़ना चाहिए। आप ये मत सोचो कि मेरे दोस्त के पास वो किताब है यार, उसके पास तक्षशिला की है, मेरे पास ये है वो है। तो आपके पास जो बुक है बस आपको पता होना चाहिए, आपका जो सिलेबस है आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में मेरे लिखा है और मुझे क्या क्या पढ़ना है। और दोस्त ने कोई भी बुक लाई हो और तो उससे हमें मतलब नहीं रखना है, हमें सिर्फ अपनी बुक है अच्छे से पढ़ना है और अपना ही रिवाइज करना है। क्योंकि उसे कैसे याद होता है, वो किस प्रकार से पढ़ता है, उसे अगर आधे घंटे में याद होता है तो वो आप पता नहीं कर सकते। आपकी जो रणनीति है वो अलग होनी चाहिए। उसके बाद में सभी विषयों की जो बुक आपको ठीक लगे ले सकते हैं, कोई भी आप बुक ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी उसमें क्या ध्यान रखना है वो आपको बता देता हूं कि वही बुक का चयन करें जिसमें तथ्यों का संकलन सटीक व पूर्ण हो, तो वही बुक आप लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सभी विषयों को लेकर चले। देखिए जैसे कि आपको क्या करना है, एक दिन में कम से कम 2 से 3 विषय लेकर चलना है। यानी आपको एमपी तो लेकर ही चलना है, क्योंकि इससे कम से कम 30 प्रश्न तो यहाँ पर बनेंगे। अगर 10-10 का भी एवरेज हम लेकर चले तो आपको एमपी तो हमेशा ही पढ़ते रहना है। और एमपी के साथ में और क्या पढ़ना है, जैसे कि आपको छोटे छोटे टॉपिक पहले ही खत्म कर लेना है ना। वो अभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एक दिन में कम से कम 2 से 3 विषय को लेकर चले, ये मैंने आपको बता दिया है। और रिवीजन आपको बार बार करना है। आप चाहे तो हफ्ते में एक बार रिवीजन कर सकते हैं, आप चाहे तो जैसे आज पढ़ा और कल रिवीजन कर सकते हैं। बाकी पूरे 6 दिन पढ़ने के बाद एक दिन संडे को आपका रिवीजन पूरे सब्जेक्ट का आपने जो भी हफ्ते भर में पढ़ा है तो वो सही रहता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और छोटे छोटे टॉपिक को पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी पार्ट 1 बताया था, उसमें एमपी सूचना संचार प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, करंट अफेयर, खेलकूद आयोग, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। ये आपके 2-2 से 3-3 से 4-4 पेज के टॉपिक हैं और इनमें मतलब कम समय लगता है तैयार करने में। तो ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, तो इन्हें जल्दी ही तैयार कर लें। इसके बाद में किसी भी विषय में विशेषज्ञ बनने का प्रयास ना करें, सिर्फ परीक्षा को ध्यान में रखकर ही तैयारी करें, है ना। किसी भी विषय में विशेषज्ञ नहीं बनना है। जैसे कि आप सोचो कि यार मैं साइंस इतना अच्छा पढ़ लूँ कि इसमें से अगर 20-25 क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको सभी विषयों को यहाँ पर बराबर देना है। ऐसा नहीं कि जो छोटे टॉपिक है तो उन्हें कर लिए, बाकी बड़े टॉपिक को नहीं करना है। छोटे टॉपिक का इसलिए बताया कि ताकि क्या है, हमारा बहुत सारा जो वेटेज है वो कम हो जाता है, माइंड का जो भार है वो कम हो जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं हमारा कम से कम 50 से 60% यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हम फिर जो लेंथी सब्जेक्ट होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से फिर हम पढ़ते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस
टेस्ट पेपर सोल्व करते रहें। देखिए आपको यहाँ पर मैं दो चीज़ बताता हूँ। अभी कई लोग पूछते हैं कि क्या सर जैसे कि टेस्ट पेपर हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए अगर जो लगा सकते हैं तो उन्हें तो जरूर लगाना चाहिए, वैसे तो लगाना ही चाहिए। बाकी अगर हाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं है तो वो क्या कीजिए, जैसे कि आप टेलीग्राम, फेसबुक, आप यहाँ ऐसे ग्रुपों में बहुत सारे चैनल से जुड़े होंगे, तो वहाँ पर जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आते हैं बस वो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लीजिएगा, सॉरी टेस्ट पेपर, तो उन्हें क्या कीजिएगा आप बस उन्हें ही लगा लीजिए, है ना। उन्हें 1-2 घंटे बैठकर उन्हें ही लगा लीजिए और उनसे ही खुद से डाउट क्लियर कर लीजिए। जैसे नेट से आप कर सकते हो, आपके पास जो बुक अवेलेबल है उनसे आप कर सकते हो, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बस मुझे यहाँ पर इतना ही बताना था। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप यहाँ पर मुझे सुझाव दे सकते हैं, और आगे मैं आपको टाइम टेबल बनाकर दूंगा कि आपको किस विषय को कितना सब्जेक्ट देना चाहिए। देखिए वो टाइम टेबल मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा, तो वहाँ पर आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कोई सा टाइम टेबल बना सकते हैं। बाकी देखिए रणनीति यही होती है कि जो छोटे सब्जेक्ट हैं उन्हें पहले कंप्लीट कर लिया जाए और जो लेंदी सब्जेक्ट है उन्हें बाद में कंप्लीट किया जाए। आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हो, और अगर इसमें मैंने कुछ गलत बताया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देकर रखे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो रणनीति तैयार की है तो बहुत ही सोच समझ कर तैयार की है, और मैंने जो गलती की है ताकि वो आप ना करो, इसलिए मैंने यहाँ पर जो विशेष फोकस वाले एरिया हैं वो आपको पहले ही यहाँ पर बता दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।